जय एवरीवन। चलिए बेटा, आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखो, आज की जो क्लास है ना वो बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ही छोटी यार, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में बात करनी है। आज हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल एग्जाम में कई बार इससे आ जाते हैं, और बहुत बड़ा भी नहीं, तो अननेसेसरी मैं बहुत बड़ा खींचूंगा नहीं इसको। दैट इज द रीजन कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर क्लास लेके आया हूँ। और आज साल का आखिरी दिन भी है, 31st है। तो मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा बिजी हैं, व्यस्त हैं, चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्लास हमारी हो जाए। सो आपकी इस बात का ध्यान रखें, मैं क्लास लेकर आया हूँ। स्टार्ट करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करने के बारे में। हाँ जी, तीसरे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, पानीपत का वॉर। अब देखो, केवल पानीपत के वॉर के बारे में बात नहीं करेंगे आज अपन। आज हम बात करने वाले मराठा साम्राज्य कैसे और आगे बढ़ता है। जैसे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज तक हमने बात करी थी, आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेशवाशिप के बारे में। हमने बाजीराव पेशवा जी के बारे में सुना है, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, उनके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे तीसरी बैटल पानीपत के बारे में, जिसने कहा जाता है कि अगर ये बैटल ना होती ना, तो अंग्रेज भारत में शायद अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते। बाबू बोलेंगे सर, अंग्रेज और मराठास और थर्ड बैटल के अंदर तो अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक आ गया था, अंग्रेज यहाँ पे कहां से आ गए? बहुत बड़ा रिलेशन है। आज बात करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर के बारे में बात करना। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब इस पिक्चर को देखिएगा। दैट इज द मैप। ये मैप कब का है? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का। आप देखेंगे कि भगवा रंग आप देख रहे हैं पूरा, इस पूरे महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, चाहे राजगढ़ हो, चाहे हमारा सतारा हो, रत्नागिरी यहाँ पर हो, बेल्लोर, कोलार, इस पूरे एरिया के अंदर आप देखेंगे मराठा साम्राज्य ने अपनी स्थापना कर ली थी। आप जानते हैं इस चीज के बारे में। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा, कुछ बेसिक बातें एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने अष्टप्रधान के बारे में बात करी थी, याद आ गया? हाँ जी, अष्टप्रधान के बारे में हमने बात करी थी। सबके पद याद रखना, ठीक है? दीवान यहाँ पर थे, फडणवीस भी यहाँ पर थे, मजुमदार जी यहाँ पर है। सबने अष्ट प्रधान के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली, याद रखिएगा। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के बारे में भी हमने बात करी थी। ओके, इन्फेंट्री के बारे में हमने, नेवी के बारे में बात करी थी। तो नेवी के बारे में अगर मैं बात की जाए तो याद रखिएगा कि नेवी में एक बड़ी खासियत है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। पर एक बात गौर करने लायक है, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी नेवी बनाई, तो जिस ट्राइब ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया वो थी कोली ट्राइब। इनका नाम याद रखिएगा, कोली इज ए सी फेरल ट्राइब। आज आप अगर आज भी जाएंगे ना, मालाबार कोस्ट के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर कोली ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया होते हैं जहाज चलाने के अंदर, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो याद रखना, कोली ट्राइब का योगदान बहुत ज्यादा है अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवल पावर के बारे में बात करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में और नेवी के अंदर भी आप देखेंगे मुस्लिम भी है, मुस्लिम सेलर्स भी। जैसे एक दौलत खां, इनका नाम काफी बार आता है। दौलत खां उनकी नेवी के एडमिरल थे, सोचिए। तो यहाँ पर मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि हिंदू मुसलमान वाली बात यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर चीजें बहुत अलग थी। यहाँ पर स्वराज के बारे में हम बात करें कि देश अपना है, हमारे ही रहना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में हिंदू भी मिलेंगे आपको, मुसलमान भी मिलेंगे। नेवी के अंदर भी हिंदू भी मिल रहे हैं, मुसलमान भी आपको मिल रहे हैं। तो कई सारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के अंदर है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद आप सब जानते हैं कि कमांड किसके हाथ में आती? छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में। इनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और वो होना भी चाहिए इनके समय के हिसाब से। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना यह था कि देखिए, औरंगजेब जो है, औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद तो क्या ही होगा। उसके अलावा कोई उसको दिमाग में था कि यार अब क्या किया जाएगा। कहता मराठा साम्राज्य, अब दक्खन के ऊपर तो मैं आराम से जीत हासिल कर लूंगा। 27 साल वो दक्खन के अंदर पचेगा। मैंने पहले भी बताया कि 27 साल वो पचा। क्यों? बिकॉज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है तो छत्रपति संभाजी महाराज यहाँ पर आ जाते हैं। और संभाजी महाराज के व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग है, अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, एग्रेशन ज्यादा है इनके अंदर। मतलब इनका है कि सब कॉन्कर करना है आपको हर तरीके से। जहां पर भी मुगल्स का राज है उस एरिया को जीतो और मुगल्स को फाड़ के भारत से बाहर यहां पर कर दो। और अपने जीवन में छत्रपति संभाजी महाराज ने 210 युद्ध किए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 210 युद्ध करे छत्रपति संभाजी महाराज ने और एक भी वॉर नहीं हारे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर फिर क्या होता है, जैसे कि आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा, अपने उन्हें धोखा दिया उनको, और उनके अपने, उनकी वाइफ के भाई, अब नाम नहीं लूंगा मैं, आप सब जानते हैं इन चीजों के बारे में, बिकॉज उस डिटेल पे जाना नहीं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहां बात करना ठीक नहीं है। वही उनका धोखा देते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद जिस तरह की यातनाएं दी जाती है ना, शायद कोई और व्यक्ति सहन भी नहीं कर सकता। जो अपने मूवी के अंदर देखा, मूवी में तो केवल आप देखेंगे शायद 2% भी नहीं बताया होगा। 2% में इतना बता दिया उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। उन्हें कहा गया कि आप इस्लाम को अपना लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमारे साथ मिल जाइए। पर देखिए, संभाजी महाराज है, उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से कोई मुझे मतलब नहीं है। उसके बाद न जाने कितने दिनों तक उनको भूखा प्यासा रखा जाता है। एक बिल्कुल बीमार ऊंट पे
उनको उल्टा करके बिठाया जाता है, उनके शरीर पे कोड़े मारे जाते हैं और पूरे एरिया में घुमाया जाता है। उसके बाद भरी धूप में खड़ा करके तपती धूप में बिना खाने पानी के रखा जाता है। एक-एक करके शरीर के सारे नाखून निकाले जाते हैं। नाखून निकालने के बाद शरीर के एक-एक अंग को काटा जाता है। आज ये उँगली काट रहे हैं, फिर ये काट रहे हैं, मतलब तोड़ा जा रहा है, यातनाएँ दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि आप हमारी बात को कबूल कर लीजिए। उन्होंने कैसे कबूल कर लें? ज़बान निकाल ली जाती है, शरीर से खाल उधेड़ दी जाती, चमड़ी पूरी निकाल ली जाती है और उनकी मृत्यु इसी तरीके से हो जाती। उनकी मृत्यु के बाद औरंगज़ेब ने उनके सर को भाले पे लटका के पूरे शहर के अंदर घुमाया था। औरंगज़ेब को क्या लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, बट देखिए क्या होता है ना, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ है, शरीर खत्म हो जाएगा। आज मैं हूँ ज़िंदा, 50 साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद, अगले साल हमको अपने जीवन के बारे में भरोसा नहीं है। मैं शायद नहीं रहूँगा और कोई भी नहीं रह सकता, बिकॉज़ हम अमर नहीं हैं। पर जो बातें मैंने आपसे कही होगी या जो बातें आपने मुझसे सुनी होगी, वो बातें शायद आपको हमेशा याद रहेगी जीवन के अंदर। यही विचारधारा होती है और छत्रपति संभाजी महाराज की विचारधारा पूरे भारत के अंदर थी। हर मराठा साम्राज्य के अंदर आप देखेंगे कि पूरे मराठा साम्राज्य के अंदर हर छोटे बच्चे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की गाथा उनको बिल्कुल याद है कि किस तरीके से बलिदान यहाँ पर दिया था और वही बातें उनको आगे लड़ने के लिए प्रेरित करती है और ये बात होना जरूरी भी है। और इस तरीके से 11 मार्च 1699, एग्जैक्टली डेट कोई नहीं जानता है, बट ये कहा जाता है कि 11 मार्च 1689 को छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरीके से प्रभु के पास चले गए थे, माँ भवानी के पास चले गए थे, छत्रपति संभाजी महाराज की भी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। देखिए बहुत समय नहीं हुआ, 9 ही साल हुए। 1680 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है और 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती। और देखिए औरंगजेब अपने पूरे जीवन परेशान रहा और जैसे छत्रपति संभाजी महाराज कह के गए थे ना कि तुम्हारे मृत्यु के बाद जब मैं मर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मराठास में न जाने कितने साम्राज्य जन्म लेंगे, पर औरंगजेब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुगल सल्तनत को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। और यह बात बिल्कुल सच थी। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, औरंगजेब मराठा से इतना डरता था। 27 साल दक्खन में, इस बारे में आप सब जानते हैं, जमीन से 3 फीट नीचे सोता था वो। जमीन से 3 फीट नीचे उसने गड्ढा बना के रखा था। गड्ढा क्या, जमीन के नीचे वो गड्ढा, 3 फीट नीचे गड्ढा होता था। सोने के लिए उसमें वो घुसता था अंदर, उसके अंदर वो घुसेगा और ऊपर से वो गड्ढा ढक जाता था ताकि अगर अटैक हो रहा है तो साहब वो जिंदा यहां पर बच जाए। इस डर के अंदर उसी गड्ढे में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस डर ने उसको मार दिया। सोचिए, उस डर के कारण उसी गड्ढे में उसकी मृत्यु यहां पर हो जाती। मराठास का इतना डर था और जैसा कि कहा गया था कि औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत लगभग खत्म हो जाएगी, वो हो जाती, कुछ बचा ही नहीं। और कुछ बचा नहीं तो मराठास तो नहीं रुकने वाले थे, बिकॉज जरूरी भी था ना, क्योंकि देखिए मुगल सल्तनत से टक्कर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है, सुनिएगा आगे की कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज को तो पकड़ के मार दिया जाता है, औरंगजेब उनको कई सारी यातनाएं देता है और संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट करवा देता है। अब क्या होता है, सुनिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक और पुत्र हैं जिनका नाम था राजा राम। राजा राम का नाम याद है आपको? नहीं, नहीं याद है तो मैं बताऊं कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद राजा राम जी जो है वो छत्रपति की गद्दी के ऊपर बैठते हैं। अब देखिए कुछ इनको बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है राजा राम जी की, सुनिएगा इस बारे में, जब राजा राम जी की मृत्यु होती है तो राजा राम जी की वाइफ ताराबाई, ताराबाई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य की गद्दी को संभालती है और अंग्रेजों से और मुगलों से भी संघर्ष लेती है। जी, अंग्रेजों से भी एक दो लड़ाइयां लड़ी इन्होंने और मुगलों से बेसिकली संघर्ष यहाँ पर इनके द्वारा लिया जाता है। तो छत्रपति संभाजी महाराज के बाद कमांड संभाल रहे हैं कौन? यहाँ पर कमांड संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है राजा राम जी को। राजा राम जी की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारी को संभालती है उनकी वाइफ ताराबाई। अब ताराबाई का एक बच्चा है, मतलब राजा राम जी का एक बच्चा है जिसका नाम है शिवाजी सेकंड, इनका नाम रखा जाता है और इनकी उम्र काफी छोटी है। अब उम्र काफी छोटी है साहब, तो सीधी सी बात है कि जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ताराबाई यहाँ पर मराठा साम्राज्य की कमांड संभाल रही है। अब देखो कहानी बहुत बढ़िया लग रही है कि अच्छा चलो बहुत अच्छी चीज लग रही। अब कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पर है। ट्विस्ट क्या है कि छत्रपति संभाजी महाराज, याद है ना, जिसको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था, याद है उनके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? उनका भी एक बेटा है। जी हाँ, उनका भी एक बेटा है जिनका नाम है साहू। इसको औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था जब वो बहुत यंग एज के अंदर था। संभाजी महाराज के बेटे को कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने जब वो बहुत यंग एज के अंदर कैप्चर कर लिया और उसको अपने पास कैद करके रख लिया था। अब क्या हो रहा है, उधर ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाल ली। ताराबाई कौन है साहब? ताराबाई शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे की वाइफ है। अब ताराबाई मराठा साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठे हैं, पर वास्तविकता में संभाजी महाराज के बेटे कौन है? साहू जी, छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे ही हैं। तो साहब मराठा साम्राज्य की गद्दी पे इनका राज होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए इनका। ताराबाई का नहीं हो सकता, ताराबाई के बेटे का भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये बड़े हैं। ये छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे, इनका राज होना चाहिए।
अब क्या होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके कई सारे वंशज, अगर उसके बेटे के बारे में बात करूँ तो बहादुर शाह प्रथम, ये मुगलिया सल्तनत की गद्दी के ऊपर बैठता है। अब ये क्या करता है, दिमाग लगाता है, इसने देखा कि देखो मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, लगातार अटैक करते जा रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमको मार रहे हैं, कई सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। अब कुछ ना कुछ मराठास के अंदर हमको इंटरनल क्लैशेस करने पड़ेंगे, इंटरनल मतलब इनको आंतरिक, इनके आपस की लड़ाई में इनको सुलझा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम खत्म हो जाएँगे, ये वो जानता था। तो इसने क्या करा, इसने साहू जी को, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के सन है, उनको इसने रिलीज कर दिया। बोला अब आप जाओ, मेरे पिताजी से गलती हो गई, अब मैं आपको रिलीज करता हूं। अब इसने रिलीज पता है क्यों किया? इसने रिलीज इसलिए किया बिकॉज ये जानता था कि मैं इनको रिलीज करूंगा, फिर ये मराठास के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि साहब असली छत्रपति तो मैं हूं, बिकॉज सामाजी का संत तो मैं हूं। और यहां पर मराठास के बीच में गद्दी को लेकर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को छत्रपति बनाना चाहती हैं आगे, और यहां पर संभाजी बोलेंगे कि साहब संभाजी के जो बेटे साहू जी हैं वो कहेंगे देखिए देखिए, मराठा गद्दी का छत्रपति का वारिस असली तो मैं हूं। अब इसी बात को लेकर इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो देखो इस तरीके से मुगल सल्तनत ने दिमाग लगाया, अब ये रिलीज कर दिए जाते हैं, और जो सोचा था ना बहादुर शाह प्रथम ने, वो बात सच भी हो गई। अब सच कैसे होती है आप देखेंगे, ताराबाई को जैसे ही पता लगा कि यार साहू जी रिलीज होके आ गए हैं, तो साहू जी ने भी डिमांड करी कि देखिए वास्तविकता में छत्रपति बनने का अधिकारी मैं ही हूं। ताराबाई और ताराबाई के जो बेटे हैं शिवाजी महाराज सेकंड, वो छत्रपति के पद पर नहीं बैठ सकते, बिकॉज मैं छत्रपति संभाजी महाराज का बेटा हूं। और अगर हेरेडिटरी के हिसाब से बात की जाए, अगर नियम के हिसाब से बात की जाए, धर्मशास्त्र के हिसाब से बात की जाए, तो छत्रपति बनने का हकदार केवल यहां पर मैं हूं। अब ताराबाई को इस बात का थोड़ा सा डर है यहां पर। ताराबाई को एक डर ये है कि देखिए इतने समय से साहू मुगल्स के साथ है, उनकी कैद के अंदर है, कहीं वो दुश्मन से मिल तो नहीं गया। दुश्मन से मिल गया और अगर वो मराठा साम्राज्य के अंदर छत्रपति बन जाए, तो साहब ये तो बहुत खराब चीज है हमारे लिए। दूसरा एक खुद का थोड़ा सा रहता है ना कि यार मैं क्यों उनको बनने दूं, बिकॉज मेरे बेटे को मैं बनाऊंगी, वो चीज भी यहाँ पर है। दोनों पहलू यहाँ पर है। अब क्या होता है, उस टाइम पर मराठा साम्राज्य के अंदर ताराबाई का राज चल रहा है। ताराबाई उनके बेटे शिवाजी सेकंड में तो काफी छोटे हैं, पर ताराबाई मराठा साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठी हुई है। अब उस समय मराठा साम्राज्य के जो सेनापति, उनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका नाम था सेनापति धानाजी जादव। धानाजी जादव उस टाइम पर मराठा जनरल है। अब देखो धानाजी जादव को ताराबाई एक ऑर्डर देती है। ताराबाई कहती है कि देखो एक आप काम करोगे, जो साहू है ना, जिसको छोड़ा है अभी मुगल ने, जो छत्रपति संभाजी महाराज का बेटा है, बोले भले वो उनका बेटा है, अब वो डिमांड कर रहा है छत्रपति बनने की, पर मैं कहती हूं कि आप उस पर जाके अटैक करो। बोले क्यों अटैक करूं? बोले अटैक इसलिए करो क्योंकि ये मुगल्स का एजेंट बन चुका है, इतने साल ये मुगल्स के साथ रहा है, मुगल्स का एजेंट बन चुका है, आप उस पर अटैक करो। अब धानाजी को उनकी बात माननी पड़ी, पर धानाजी जो है ना, वो थोड़े दिमाग वाले आदमी, वो कहते कि नहीं यार, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो साहू जी जो है वही वास्तविकता में छत्रपति बनने के अधिकारी हैं। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि साहू जी हैं वही बनने के अधिकारी है, तो ये बात धाना जी भी जानते कि देखो ठीक है साहब, ताराबाई ने कहा कि हाँ मैं इस गद्दी को संभाल रही हूँ, गद्दी को संभाल इसलिए रही बिकॉज उनका बेटा छोटा और पति की मृत्यु यहां पर हो चुकी। पर छत्रपति संभाजी महाराज का बेटा अभी जिंदा है साहू, और ये कह रही है कि मैं इस पर अटैक कर दूं बिकॉज वो मुगल एजेंट है, तो मैं ऐसे अटैक नहीं कर सकता। पहले मैं पता लगाऊंगा कि वास्तविकता के अंदर वो मुगल एजेंट है क्या, या वास्तविकता के अंदर वो मराठास का हितैषी है और वो मुगल्स के अगेंस्ट है। ये बात पता लगाने का एक ही तरीका है कि साहब उनसे चुपके से किसी को उनके पास भेजा जाए और इस तरीके से उनसे बातचीत की जाए कि थोड़ा सा उनके मन की बात पता लगे। अब इस ये काम की जिम्मेदारी दी जाती है धाना जी के दाहिने हाथ को। कौन है ये? काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, ये है बालाजी विश्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्राह्मण आदमी है, बड़े इंपॉर्टेंट। और आप जिस बाजीराव पेशवा के बारे में बात करते ना, ये बाजीराव पेशवा के पापा है, इनको जिम्मेदारी दी जाती है। बोले जाओ और आप जाके साहू से मिलो, बताना मत कि आप कौन हो। ये मिलते हैं जाके साहू से, बातचीत करते हैं और सीक्रेटली मीटिंग करते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आता है काफी टाइम तक उनके रहने के साथ कि यार साहू जी जो है ना, ये वास्तविकता में बहुत बढ़िया आदमी है, और ये तो मुगल से नफरत करते हैं और वास्तविकता में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनने लायक यही है। अब जब ये बात जाके यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ बताते हैं धाना जी को, तो धाना जी सपोर्ट किसको करते हैं? धाना जी भी सपोर्ट करेंगे यहाँ पर कि नहीं साहब, अब मैं भी साहू जी को ही सपोर्ट करता हूं। और धाना जी और बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट से साहू जी को छत्रपति बना दिया जाता है। याद रखना, ये चीज याद रखिएगा कि धाना जी और बालाजी विश्वनाथ के प्रभाव के कारण, अगर आप कह सकते हैं, तो यहां पर साहू जी को छत्रपति बना दिया जाता है। और अब मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति कौन है? छत्रपति साहू जी महाराज, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कई सारी चीजें की जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए कि ताराबाई के एक और सेनापति, काफी प्रमुख उनके सेनापति थे, ये कह सकते हैं कि ताराबाई के काफी अविश्वास पात्र व्यक्ति थे, जिनका नाम था कान्होजी अंगारे। अंगारे क्लीन है, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छे सीफेरर्स होते हैं, बहुत बढ़िया वॉरियर्स हैं, बहुत अच्छे वॉरियर्स होते हैं। अंगारिया क्लीन बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं, ये जहाज चलाने में बड़े निपुण होते हैं, और ये मराठा नेवी के हेड थे। अब ताराबाई ने इनको बोला कि नहीं साहब, आप साहू पे अटैक करो। ये भी एग्री हो गए, ये भी अपने जहाज वहाज लेके निकल गए। पर बीच में इनको मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने
बालाजी विश्वनाथ इनको समझा देंगे, नहीं नहीं आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अरे साहू जी, वास्तविकता में मराठा साम्राज्य के हेड वही होने चाहिए। तो याद रखना, बालाजी विश्वनाथ का बहुत योगदान है साहू जी को छत्रपति बनाने के लिए। और ये बात कौन जानते हैं? ये बात साहू जी भी जानते हैं। तो कई सारे काम इन्होंने करे, और साहू जी के कहने पर कान्होजी अंगारे ने यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ, माफ कीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ के कहने पर कान्होजी अंगारे ने यहाँ पर साहू जी का साथ दिया और इनको छत्रपति डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद आप देखो साहू जी ने क्या किया। साहू जी ने, बालाजी विश्वनाथ ने मिलकर जो एरिया था ना, आपको याद आ गया कौन है? जंजीरा, इस फोर्ट को जीत लिया था। जी हाँ, इनको हरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं हरा पाए, बट यहां पर साहू जी, जो नेक्स्ट वाले साहू जी, उन्होंने इस एरिया को भी जीता। और इस तरीके से साहू जी महाराज कौन बन गए? छत्रपति बन गए। अब क्या होता है साहब कि जब साहू जी महाराज छत्रपति यहां पर बन रहे, इतनी सारी चीजें यहां पर की जा रही, तो यहां पर जो बालाजी विश्वनाथ है उनको पेशवा बना दिया जाता। पेशवा क्या होता था? बिकॉज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, इतना साथ दिया उन्होंने इनका, तो इनको पेशवा बना दिया जाता है। पेशवा का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब ये मान के चलिएगा कि ये प्रधानमंत्री की तरह है। अगर छत्रपति प्रेसिडेंट है तो पेशवा प्रधानमंत्री है। और याद रखना, ये मराठा साम्राज्य के छठे पेशवा हैं। ऐसा नहीं कि भाई पेशवाशिप पहली बार हो रही थी, छठे पेशवा बनते। क्या उन्हें छठे पेशवा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और याद रखना, ये फर्स्ट हेरिडेटरी पेशवा होंगे, भाट फैमिली से हैं। मतलब इनके बाद इनका बच्चा भी पेशवा बनेगा। और ये ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, ये ब्राह्मण फैमिली से आ रहे। सोचिए, ही बिलोंग्स फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। अब जब से पेशवा बने ना, तब से पेशवाशिप बड़ी पावरफुल होना शुरू होगी। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि छत्रपति से ज्यादा पावरफुल पेशवा है। और इन्हीं के बेटे कौन है? इन्हीं के बेटे जिन्हें हम सभी बाजीराव प्रथम के नाम से जानते हैं। याद आ गया जी हाँ, पेशवा बाजीराव के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं के बेटे। फिर पेशवा बाजीराव, इनके बाद पेशवा बनते हैं। इनके बारे में कोई बहुत डिटेल के अंदर याद आपको नहीं रखना, केवल याद रखना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वो सातवें पेशवा है मराठा एम्पायर के। आई बात समझ में? सातवें पेशवा। और याद रखना, इनके समय पर तो बड़ी चीजें खतरनाक थी। मतलब छत्रपति केवल नाम के पद रह गया था, पेशवा ज्यादा पावरफुल। छत्रपति है, पद है, पर पेशवा बहुत ज्यादा पावरफुल यहां पर है। अब इनके बारे में कई सारी चीजें हैं, बट कुछ बैटल्स बताऊंगा मैं। एक आध बैटल याद रखना बेटा, बहुत डिटेल के अंदर मत जाइएगा, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बैटल है इनकी 1728 की, बैटल ऑफ पालाखेड़। ठीक है, इसे पालाखेड़ भी कहा जाता है, बट दैट इज द बैटल ऑफ पालाखेड़। 26 फरवरी 1728 को बैटल होती है, और इसमें ये निजाम को डिफीट करेंगे। हैदराबाद वाले जो निजाम है ना, उनको डिफीट कर देंगे, बड़ी आसानी से डिफीट कर देंगे। भूखा मार देंगे साहब उनको, देखो पेट वेट पकड़ के बैठे, भूखा मार देंगे उनको, खाना वीना नहीं मिलेगा। तो हैदराबाद के निजाम को डिफीट किया था। और यहीं पर एक संधि होती है जिसे कहा जाएगा ट्रिटी ऑफ मुंगी शेगांव। याद रखिएगा, शेगांव की संधि इसे कहा जाता है। तो सवाल क्या आता है, शेगांव की संधि किसके साथ की गई? तो है निजाम के साथ की गई थी। किस समय पर हुई थी? तो 1728 के अंदर ये संधि होती है। बस ये छोटी सी बात याद रखना, आपका काम बन जाएगा, बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाना है। उसके बाद आप जानते हैं 1730 के अंदर बालाजी बाजीराव, माफ कीजिएगा, बाजीराव प्रथम ने इसको बचाया था। आपको याद है, जिसके ऊपर मूवी बनी, बाजीराव पेशवा के बारे में बात कर रहा हूं ना, बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी, वो यही इसी इंसिडेंट के ऊपर बनी कि साहब 1730 के अंदर बाजीराव प्रथम जो है वो छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड के राजा हैं, उनको बचाने के लिए आते हैं। और मूवी यहीं से शुरू होती है। याद आ गया ना? हाँ जी, वही चीज है। तो ये वास्तविक कहानी है, कहा जाता है ऐसा। इसके बाद आप देखेंगे साहब की एक बार 28 मार्च 1737 की बात है, बैटल ऑफ दिल्ली। आप ये मान के चलिएगा कि मात्र बहुत ही कम, कुछ लोग कहते हैं 100, कुछ लोग कहते हैं 200, पर मात्र बहुत कम लोगों के साथ, मान लो 300 लोग भी है, मात्र 300 मराठास के साथ दिल्ली जीत के आ गए थे। 500, मात्र 300। कैसे हुआ था? रात को आप बैठे, शर्त लगी है कि यार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इन्होंने बोला चलो दिल्ली जीत के आते हैं। दोस्तों के अंदर नहीं होती कि चला चाय पीने यहां चलते, बोले चलो दिल्ली जीत के आते हैं। बोले दिल्ली जीत के आना, बोला हाँ चलो। सोचो, मात्र 300 मराठास, 300 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, और कम थे, ये दिल्ली जीत के आ जाते हैं। दिल्ली जीत ली साहब। उस टाइम दिल्ली का बादशाह कहीं और घूमने फिरने गया था, वो जब तक आया तब तक दिल्ली जीती, उसको लूटा पाटा और वापस यहाँ पर आ जाते। तो देखो ये चीजें भी यहाँ पर करी। इसके बाद इनकी मृत्यु के समय के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 28 फरवरी 1740 ये समय था जब बाजीराव प्रथम की डेथ हो जाती है। तो याद रखना, जो बाजीराव जी हैं, इनकी डेथ कब हो रही है? 1740 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद इनका जो बेटा है, जो मूवी के अंदर भी दिखा है, जी हाँ, इनके बाद इनका बेटा बालाजी बाजीराव, माफ कीजिएगा, जिन्हें आप नाना साहब के नाम से भी जानते, नाना साहब जो है ये मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं। तो याद रखना, इसके बाद पूरी जो जिम्मेदारी, बिकॉज छत्रपति का पद खत्म ही हो गया, ये मान के चल लगभग खत्म हो जाता है, मराठा साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी आ जाती बालाजी बाजीराव को के पास, जिन्हें आप सभी नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है कि बाजीराव प्रथम जो है ना, इनके समय पर बहुत बड़ा एरिया जीता जा चुका था। आप देखेंगे साहब, पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया, एमपी का बहुत बड़ा एरिया, आप देखेंगे एमपी से ऊपर का जो एरिया, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर जीत लिया था।
अब कई सारे मराठा सरदारों ने इन सारे एरियाज़ को जीतने में मदद करी थी। अब क्या होता है कि कई बार ये सरदार आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। ये मेरा एरिया, इस एरिया को मैंने जीता, ये जीता। तो आपस में कई बार इनकी खुद की लड़ाई यहाँ पर हो रही। तो बाजीराव प्रथम जी ने क्या करा, यहाँ पर मराठा कॉन्फेडेरेसी की स्थापना कर दी। इन्होंने क्या करा, मराठास के एरियाज़ को डिवाइड कर दिया। बोला कि देखो आपस में लड़ना नहीं, सब अपना-अपना एरिया डिवाइड कर लो और मैं करके देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला कि गायकवाड़ जो ट्राइब है, या ट्राइब तो नहीं कहना चाहिए, गायकवाड़ जो क्लेन है, ट्राइब कहना सीख नहीं, गायकवाड़ जो क्लेन है, ये सब राज करेंगे बरोड़ा पे। बरोड़ा वाला जो पूरा एरिया गुजरात वाला, वो गायकवाड़ का होगा कि साहब ये एरिया आप रखो, यहाँ पर आप राज करो। उसके बाद नागपुर का जो इलाका वो दे दिया, बोले कि भोसले नागपुर पे राज करेंगे। भोसले को नागपुर का पूरा इलाका दे दिया। उसके बाद होलकर्स को दे दिया इंदौर के, सब इंदौर में होलकर्स का राज होगा। और सिंधियास को दे दिया ग्वालियर। और खुद ने रखा क्या, बोले पुणे। बोले पेशवा जो है वो पुणे के अंदर रहेंगे, मतलब साहब पेशवा पुणे के अंदर रहेंगे। सेंटर ऑफ पावर पुणे रहने वाला है, पुणे सेंट्रल ऑफ पावर है वो पेशवास का रहने वाला है। और पूरे भारत के अंदर इस तरह के मराठा कॉन्फिडेंस स्थापित कर दी कि आप यहां रहो, मैं आ रहा हूं। इस तरीके से चीजें बांट दी गई। जैसे आप देखो, हाउस ऑफ भोसले ये यहां पर दे दिया, नागपुर वाले इलाके के अंदर दे दिया। उसके बाद सिंधियास इंदौर को दे दिया। उसके बाद आप देखो गायकवाड़ को दे दिया गुजरात वाला एरिया। और पुणे के अंदर खुश यहाँ पर पेशवा रहेंगे। ये निजाम की डोमिनेंस था, निजाम हैदराबाद वाले उनका था, तो यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ होती नहीं थी। अब क्या होता है साहब, इस तरीके से जब चीजें सेटअप कर दी गई तो चीजें काफी आसान यहाँ पर हो जाती। आसान कैसे हो गई साहब, बहुत बढ़िया मामला चल रहा है। पूरा मराठा साम्राज्य छाया हुआ है पूरे भारत के ऊपर। मुगल्स केवल नाम मात्र के यहाँ पर रह जाते हैं। मुगल्स के पास पावर बचा ही नहीं, अगर मैं क्लियर तौर पे बात करूँ, ये बिल्कुल खत्म हो चुके। मुगल्स के पास पावर बचा ही नहीं, बिल्कुल भी पावर नहीं मुगल्स के पास। केवल नाम मात्र के मुगल हैं कि हाँ साहब मुगल डायनेस्टी यहाँ पर है। और मुगल किंग्स इतने लाचार हो चुके हैं कि ये मराठा से मदद मांगती कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे तो आप हमको बचाने के लिए आ जाना। ये मदद यहाँ पर मराठा से मांगी जा रही। अब इसी बीच क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे आप बहुत सारे एरियाज को जीतना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए पूरा मराठा एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ है ना, पूरा मराठा एम्पायर यहाँ तक आप देखेंगे। मुगल्स यहाँ पर है साहब। अवध, अवध के बारे में बात करेंगे। अवध गद्दार आदमी था यहाँ का, उसी ने आमंत्रित किया था, उसी ने मराठास के जो हारने का एक बहुत बड़ा रीजन है ना, वो अवध का नवाब भी है। उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। चलिए अब क्या होता है, अफगानिस्तान में जो डायनेस्टी इस टाइम पर राज कर रही थी, जिस टाइम पर मराठास, ये 8वीं शताब्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है दुर्रानी। दुर्रानी इसका जो किंग है अफगानिस्तान में, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। देखा होगा आपने इसको, मूवी के अंदर भी काफी इसके बारे में बात की जाती है। ये अहमद शाह अब्दाली। अब इसकी नजर पड़ी भारत पे कि यार मुझे भारत को जीतना है। बहुत कुछ सुना है इसने भारत के बारे में। अब जीतना, इसका शुरुआती मकसद भारत को जीतना नहीं, इसका मकसद है कि भारत के अंदर मैं आऊंगा, लूटपाट करूंगा और निकल जाऊंगा। दिल्ली पे अटैक करूंगा, दिल्ली पे अटैक करके लूटपाट करूंगा साहब, बढ़िया पैसा वैसा लूटूंगा और यहाँ से अटैक करके निकल जाऊंगा। और इसी मंशा से अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये 1757 में दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। हाँ जी, कैप्चर कर लिया इसने। एक बार आया, किसी ने नहीं रोका इसको, कोई वॉर नहीं होता, छोटे मोटे वॉर होते पंजाब पंजाब में, इसको आसानी से मार के दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर कर लिया और साहब आलमगीर सेकंड इसको मुगल एम्परर बना के निकल जाता है। इस टाइम पर जब ये अब्दाली आया था ना, इसकी मदद करी थी रोहिल्ला चीफ ने। रोहिलखंड आप जानते हैं, दिल्ली के पास वाला इलाका रोहिलखंड, अफगान से रहते हैं वहां पे। तो एक रोहिल्ला चीफ है, इसका नाम था नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला रोहिल्ला चीफ था। इसने इसकी बहुत मदद करी थी कि साहब आप आइए, मैं आपको ये करवाऊंगा, और इसने बहुत मदद करी इसकी। इसी की मदद से दिल्ली को इसने बहुत बढ़िया तरीके से लूटा। तो जब ये गया ना, तो इसने इस नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया दिल्ली का। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है साहब, सेनापति। हाँ जी, द मेन वॉरियर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की रक्षा करने वाला आदमी। और अब्दाली ने इसको अपना एजेंट बनाया कि देख मैं तो यहाँ पर राज नहीं कर रहा हूँ, मेरी जगह तू इस एरिया को पूरा संभाल, यहाँ पर इसी से। अब जब ये बात मराठास तक पहुंची तो समय थोड़ा लग जाता है, बिकॉज अब नीचे से ऊपर आते हैं। मराठास अपनी आर्मी लेके जाते हैं और 1758 के आसपास ये जो निजामुद्दौला था, इस नजीबुद्दौला को, जो कि रोहिल्ला चीफ था, इसको बड़ी आसानी से हरा देते और उसको दिल्ली से भगा देते और पुराने वाले आदमी को बिठा देते। अब ये कंप्लेन करता अब्दाली से कि देखो आपने मेरे को बिठाया था, ये लोग तो मेरे को मराठास परेशान कर रहे हैं बार बार, मुझे इन्होंने हटा दिया। अब इस टाइम पर अब्दाली जो है वो ऑलरेडी कहीं और युद्ध के अंदर बिजी है। इसने बोला यार देखो मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे को इतना परेशान मत कर, तुम्हारा मामला है, तुम यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर कोई तुम्हारा स्टैंड लेने वाला नहीं। अब मामला थोड़ा यहाँ पर शांत हो गया। पर मराठास क्या हुआ कि जब देखो अब्दाली यहाँ पर आया था ना, तो भारत के अंदर जो पूरा एरिया था, पंजाब भी अपना था, तो लाहौर वाले एरिया के अंदर अब्दाली अपने बेटे को गवर्नर बना के चला गया था। ये अब्दाली का बेटा है, इसका पिक्चर तो एग्जैक्टली नहीं मिला, बट ये आप देखेंगे, इसका नाम था आप पूरा तैमूर शाह दुर्रानी। ये अब्दाली का बेटा माना जाता है। अब इसको लाहौर वाला एरिया इसको देकर रखा था, लाहौर वाला एरिया पूरा इसके पास था। अब क्या होता है कि मराठास
इस एरिया पे अटैक कर देते, लाहौर वाले एरिया पे, और इसको भगा देंगे वहाँ से। इसको भगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बड़े कमज़ोर आदमी था, इसको भगा दिया गया। अब जब इसको भगाया ना, तब जाके एमएस जो अब्दाली था उसको गुस्सा आ गया, बोले यार अब तो नहीं छोड़ने वाला, मैं वापस दिल्ली भी आऊँगा और वापस मराठास से वॉर भी करूँगा। तो जो मेजर रीज़न था बैटल ऑफ पानीपत का, वो ये था, इसके बेटे को लाहौर से भगा दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बेटे को लाहौर से भगा दिया जाता है और शाह आलम सेकंड को वापस से दिल्ली का एम्परर बना दिया जाता है, जो कि मराठास का खास था। मराठास के कहने पे काम करता था, इसको बना दिया दिल्ली का एम्परर। अब वापस अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आएगा। अब अब्दाली जब आया, अटैक करा, तो देखिए मराठास ने मुगल्स की मदद क्यों करी? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि साहब मराठास मुगल्स की मदद क्यों कर रहे हैं? अब्दाली दिल्ली को लूट रहा है, मराठास को क्या लेना देना, वो मुगल्स की मदद यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पर एक संधि आती, एक ट्रीटी आती। मैंने कहा था ना आपसे कि एक समय ऐसा आ गया था कि मराठास जो है साहब, वो बिल्कुल ऐसा था कि साहब ये है कि केवल है ना, मराठास का ये ऐसा था कि आप ये मान सकते हैं कि वो दिल्ली को जब चाहे तब जीत सकते हैं। दिल्ली पे केवल नाम मात्र का मुगल शासन रह गया था, दिल्ली पूरा मराठास के कहने पर चल रही है। नोट करना, दिल्ली पूरी मराठास के कहने के ऊपर चलती थी पूरी तरीके से। अब क्या होता है कि मुगल्स उस टाइम पर इतने कमजोर थे कि 1752 में मुगल्स मराठास के साथ एक संधि करते हैं। उस संधि में ये लिखा था कि अगर मुगल्स पे किसी ने भी अटैक करा तो मराठा उनका साथ देंगे और इसके बदले उनको कई सारा एरिया दे दिया जाएगा, वहां से चौथ कई सारा टैक्स उनको दिया जाएगा। ये संधि मराठास ने मुगल्स के साथ यहां पर करी थी और इस संधि के बारे में अब्दाली जानता था। उसको पता था कि अगर मैं दिल्ली पे अटैक करूंगा ना इस बार तो मेरा मराठास से सामना होना यहां पर तय है। अब ठीक है साहब, बात तय होगी, क्या साहब तय होगी। अब क्या किया जाए? तो चलो अब अटैक करना जरूरी है। अब अहमद शाह अब्दाली दिमाग वाला आदमी है, उसने थोड़ा समय लिया। उसने क्या बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहुत बड़ी सेना लेके भारत के अंदर आऊंगा, पर भारत के अंदर भी मेरे को हेल्प चाहिए, बिकॉज हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं, आज भी नहीं थी, उस टाइम पर भी नहीं। अब अब्दाली आ गया भैया भारत के अंदर, उसने आना शुरू कर दिया। अब देखिए अब्दाली को बताया कि भारत के अंदर उसको कई सारे दोस्त मिल ही जाएंगे। एक दोस्त तो कौन है? रोहिलखंड वाला, उसने उसका साथ दिया। और एक दोस्त और है, आपको याद है अवध के बारे में बात करी थी? अवध वाला जो एरिया है ना, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया था। अवध का नवाब है, इसका नाम है शुजाउद्दौला। क्या नाम है इसका? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, शुजाउद कर देता हूं, याद रखिएगा। इसने भी अब्दाली का साथ दिया। इन्होंने बोला कि आप आइए साहब, आपकी मदद हम यहाँ पर करने वाले, कोई दिक्कत नहीं। दिसंबर 1759 में अब्दाली ने अपने एरिया से मूव करना शुरू करा, बहुत बड़ी सेना के साथ धीरे 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 आना शुरू करता है। और देखो 1960 सितंबर में दिल्ली पहुंचा है। हाँ जी, अब्दाली दिल्ली पहुंच गया, यहां से निकला सेना को लेकर और फिर 1960 के आसपास से दिल्ली यहां पर पहुंच गया। दिल्ली में रुका है, इसने खूब सारा दिल्ली से सोना लूटा, फिर दिल्ली के अंदर लूटपाट की। मदद कौन कर रहा है? सुजाउद्दौला कर रहा है, रोहिलखंड वाला वो नवाब इसकी फिर से मदद कर रहा है। तो याद रखिएगा, कई सारे लोगों ने इसकी मदद करी, सुजाउद्दौला ने करी, जो अवध का नवाब है साहब, कई सारे लोगों ने इसकी मदद करी। अब अब्दाली वेट कर रहा है कि मराठास आक्रमण कब करें। मराठास को भी बताया कि देखिए अब्दाली हमारे यहां पर वेट कर रहा है। अब मराठास ने अपनी आर्मी को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करा। देखिए आर्मी को इकट्ठा करने में समय लगता है। समय कैसे लगेगा? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बड़ौदा से आएंगे लोग, गुजरात से आएंगे, पुणे से आएंगे। मराठा कॉन्फिडेंसेस को डिवाइड करके रखा है, तो कई सारे लोग आएंगे साहब। धीरे धीरे मराठा आर्मी इकट्ठा होना शुरू हो जाती। कैसे हो रही साहब? कुछ लोग पुणे से ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग इधर से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से ज्वाइन कर रहे हैं, और आर्मी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जा रही। अब उस टाइम पर मराठास इतने कॉन्फिडेंट है बेटा, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि मराठास को डर ही नहीं। उनको एक समय के लिए दिमाग में नहीं आया कि हम इस वॉर को हार भी सकते हैं। बोले आराम से हरा देंगे अब्दाली को, अब्दाली है क्या, इसको आराम से हराया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे मराठा आर्मी के साथ कई सारे नॉर्मल लोग चल रहे हैं, छोटे बच्चे लोग। बोले यार ऊपर जा ही रहे नॉर्थ के अंदर, तो तीर्थ यात्रा करके आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे तीर्थ यात्रा करने जाना बहुत मुश्किल होता था। बोले आर्मी के साथ जाएंगे, मराठा आर्मी आई सी, आर्मी वॉर लड़ेगी, अपन तीर्थ यात्रा कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस मराठास को है, और एक कॉन्फिडेंस इनको लेके डूबेगा। इसके साथ मराठा आर्मी धीरे 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 लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आता है वॉर का दिन। वॉर का दिन कौन सा है? इस डेट को याद रखना, डेट भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है, बिकॉज एग्जाम के अंदर काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है और इनको याद रखना काफी जरूरी होता है। अब देखिए कमांडर्स एंड लीडर्स के बारे में बात करें तो देखिए अहमद शाह अब्दाली के पास 42,000 की तो कैवलरी है। कितनी? 42,000 की कैवलरी है। उसके अलावा 32,000 रोहिल्लास के सिपाही हैं उसके पास। सोचिए, रोहिल्लास ने भी इसके साथ दिया। 2,000 उसके पास कैमल गन्स है। इतने सारे यहां पर चीजें उसके पास है अब्दाली के पास। मराठास के बारे में बात करें तो 55,000 की मराठा कैवलरी है, नंबर में ज्यादा है। 9,000 की उनकी इन्फेंट्री है, और तकरीबन देखो उनके साथ 2 लाख नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं। इतने 2 लाख ऐसे लोग हैं बेटा जिनका जंग से कोई लेना देना ही नहीं। ये वो लोग हैं साहब जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं। क्यों आ रहे हैं साहब? बोले हम चल रहे हैं, हमको तीर्थ यात्रा करनी है। सोचिए 2 लाख लोग हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, 2 लाख लोग हैं। उसके बाद आप देखो बैटल होती है, बैटल बड़ी घमासान थी।
बैटल की डेट एग्जाम में अगर आए तो भूलना मत, ये बैटल 14 जनवरी 1761 के अंदर हुई। डेट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है। इसमें कई सारे खास लोग आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे निजामुद्दौला की आर्मी कैवलरी के बारे में बात की जाती है, मराठास के बारे में पर बात की जाती है, कई सारे लोग यहाँ पर है। हालांकि आपको इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना है, पर अफगान जो आर्मी है, अफगान जो कैवलरी है, इनके पास बहुत सारा एडवांटेज है। देखो, एक तो पहली बात, पानीपत वाला जो एरिया मराठास के लिए नया है, उन्होंने कभी पानीपत के अंदर वॉर लड़ाई नहीं, इट वॉज द न्यू एरिया। नॉर्थ का क्लाइमेट बहुत अलग यहाँ पर था, उसके अलावा मकर संक्रांति का दिन भी था। ऑलरेडी जो सोल्जर्स हैं उपास के कारण ऑलरेडी भूखे हैं, थके हुए हैं और ये वॉर यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा जब ये मराठास पानीपत के एरिया के अंदर आते हैं तो देखो, जो नवाब है रोहिलखंड का नवाब हो, रोहिलखंड का जो बादशाह हो गया रोहिलखंड वाला इलाके का बादशाह, बोला तो ठीक नहीं, नवाब इसको बोल दिया जाए तो ठीक है, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, उसने इस पूरे एरिया का पानी रोक दिया, खाना पानी पूरा रोक दिया। सब लोग भूखे प्यासे, बिकॉज देखो इस एरिया से वो बड़े परिचित हैं, लंबे टाइम से फील्डिंग जमा के रख रहे हैं, तो खाना पानी सब रोक दिया जाता है। और इतनी मारकाट हुई है ना, आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे कि तकरीबन 10,000 लोग तो मिसिंग यहाँ पर है, 30,000 बैटल के अंदर मारे जाते हैं, और न जाने कितने लोग गायब हो गए, किसी को इसका अंदाजा नहीं है। और 50,000 वो लोग थे बेटा जो नॉन कॉम्पिटेंट है, लड़ने नहीं आता था इनको तो मार काट दिया गया, बच्चे बूढ़े जवान सब इसके अंदर थे। और इस तरीके से बैटल इतनी डिसिसिव थी कि कहा जाता है कि मराठास की कमर इस बैटल ने तोड़ दी। रीजन क्या है? रीजंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली कि कई सारे रीजंस यहाँ पर थे, बट मेजर रीजन ये था कि मराठास इस एरिया को जानते नहीं थे, और एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मराठास के अंदर हमको देखने को मिला इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर। आगे इशू नहीं आया, आगे आप देखेंगे कि आगे मराठास ने अपने आप को वापस से रिवाइव कर लिया, फिर से वो आगे बढ़ जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा मेजर इशू यहाँ पर नहीं आता है। बट इस बैटल के बाद एक बहुत मेजर पावर हमारा खत्म हो जाता है भारत का, जो थे मराठास। मराठास का ये था कि अगर इस बैटल को हम जीत जाते तो इस बैटल को जीतने के बाद अंग्रेजों के साथ एक बैटल हम लड़ते हैं। अंग्रेज उस टाइम पर अपने आप को स्टेब्लिश कर ही रहे थे भारत के अंदर, वो भी इतने पावरफुल नहीं हुए थे, अपने आप को स्टेब्लिश कर ही रहे थे। अगर ये बैटल हम जीत जाते ना तो शायद अंग्रेज भारत पे राज कर ही नहीं पाते, और भारत का इतिहास ही कुछ और होता। पर देखो, कहते हैं ना कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो आपको याद क्या रखना है बेटा? आपको बैटल ऑफ पानीपत की डेट याद रखनी है। डेट क्या थी? डेट काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कॉजेस आप याद रख सकते हैं, किसने हेल्प करी उनके नाम याद रखिएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली। तो इतना ही है, ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था कि लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। लेक्चर भी आसान है और आप इस लेक्चर को आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए ठीक है बेटा, आई होप चीजें क्लियर होगी। अब आप ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहो और बढ़िया तरीके से 31st मनाओ, इंपॉर्टेंट है ना, चलो उसको भी मनाना जरूरी। चलिए ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना और 31st मनाओ, पर कोई गलत काम नहीं करना है। 1 तारीख को सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के प्लेस के ऊपर आप जाइएगा। माता पिता का सम्मान करना सीखो, वो जरूरी है कि आज से मैं प्रण लेता हूँ या प्रण लेती हूँ कि मैं पेरेंट्स का सम्मान करूंगी, एक अच्छी आदत अपने अंदर डालो। और नए दिन की शुरुआत सोते हुए नहीं करनी है, उस नशे के अंदर नहीं करनी, नए दिन की शुरुआत सही तरीके से करनी है। याद रखना, आपको एक बड़े भारत का निर्माण करना है, ऐसा भारत जहां का हर बच्चा अपने देश से बहुत प्यार करता है। तो अपने आप को बदलना जरूरी है ना उस चीज के लिए। चलो बेटा ध्यान रखो अपना, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय जय भारत, भारत माता की जय।